नमस्कार, टारगेट विद करण में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जनवरी 2020 के हरियाणा करंट अफेयर्स को पढ़ा था। इस वीडियो में हम फरवरी 2020 के हरियाणा करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो कि दिसंबर 2020 तक अपडेटेड हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। प्रदेश में पहली बार बकरियों के लिए कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार द्वारा किया गया। इस तकनीक से बीटल किस्म की बकरियों का कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। बीटल प्रजाति की बकरी को एटीएम यानी एनी टाइम मिल्क मशीन कहा जाता है। इस प्रजाति की बकरी का दूध किसी भी समय निकाला जा सकता है, ठीक है ना। यानी जो दूध का उत्पादन होता है वो इस किस्म के अंदर ज़्यादा होता है। आप जब चाहो तब इससे दूध है वो निकाल सकते हो, इसलिए जो बकरी की बीटल किस्म है उसको एटीएम यानी एनी टाइम मिल्क मशीन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि उत्पादन ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि आप सारे दिन अगर जुटे रहोगे तो वो दूध देती रहेगी, परंतु दूसरी बकरियों से इसका उत्पादन है वो दूध का ज़्यादा होता है। और इसी किस्म के लिए कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग हरियाणा में पहली बार कहाँ किया गया है? भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार के अंदर किया गया है। किस्म और इस संस्थान दोनों को अपने को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ जाए कि हरियाणा में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो हिसार के अंदर है। चाहे भेड़ प्रजनन केंद्र हो, चाहे सूकर प्रजनन केंद्र हो, अश्व अनुसंधान केंद्र हो, या फिर बफेलो रिसर्च, ठीक है ना, भैंस अनुसंधान केंद्र हो, ये सारे के सारे कहाँ हैं? हिसार के अंदर है। अगला पॉइंट है गाय आधारित समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र झज्जर में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाए गाय के ऊपर आधारित, ठीक है ना, गोवंश के ऊपर आधारित खेती का मॉडल है वो हरियाणा के किस कृषि विज्ञान केंद्र पर प्रदर्शित किया गया? तो झज्जर कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर प्रदर्शित किया गया है। देखो तीन चीजें हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात, कृषि विज्ञान केंद्र क्या होता है, ठीक है ना। तो किसानों को कृषि से संबंधित सुविधाएं, प्रशिक्षण एवं जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए हर जिले के अंदर एक एक दो दो संस्थान खोले गए हैं सरकार के द्वारा, जिनको कृषि विज्ञान केंद्र कहा जाता है। और ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से जुड़े होते हैं। इनका प्रयास होता है कि किसानों के अंदर जो आधुनिक तकनीक है उसका ज्ञान है वो पहुंचाया जाए ताकि खेती के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो, ठीक है ना। तो अब एक दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे खेती में प्रगतिशीलता बढ़ती जा रही है, खादों का, कीटनाशकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, हम गोबर की खाद और पुराने जो कीटनाशक थे, देसी चीज़ों से जो बनते थे, उनको छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सरकार का प्रयास ये है कि गाय पर आधारित कृषि दोबारा से स्थापित हो। जैसे गाय के गोबर से खाद का उपयोग है वो खेत में किया जाए, खेत से जो चारा मिले वो गाय खाए, ठीक है ना, गाय से दूध का उत्पादन हो। यानी कृषि और पशुपालन दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। तो इसी से संबंधित जो मॉडल है वो कृषि विज्ञान के अंदर झज्जर के अंदर स्थापित किया गया है, ठीक है। ये एग्रो टूरिज्म का प्रसार है, ठीक है ना, कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए। इस चीज़ को कहते हैं एग्रो टूरिज्म, कृषि पर्यटन। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में एक कृषि पर्यटन केंद्र भी खोला गया है। एग्रीकल्चर टूरिज्म सेंटर भी खोला गया है। कहाँ? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। हरियाणा का पहला कृषि पर्यटन केंद्र कहाँ खोला गया है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में। अगला पॉइंट है हरियाणा में पहला मदर मिल्क बैंक पीजी रोहतक में आरंभ किया गया है। यहाँ पर मदर मिल्क को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाएगा। इससे यह 6 माह तक खराब नहीं होगा। और ये स्कीम किस योजना के अंतर्गत है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत। आपको पता है NHRM, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक योजना है जिसके तहत बहुत सारे स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम शुरू किया गया है पीजीआई रोहतक के अंदर, ठीक है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनकी मदर की डेथ हो जाती है या दूसरे कारण से मदर है वो दूध नहीं पिला पाती है छोटे बच्चों को, तो उनको वैकल्पिक तौर पे किसी माता का दूध पिलाया जाए, उसके लिए जो मदर मिल्क है उसको इकट्ठा करने के लिए एक बैंक की स्थापना की गई है, एक सेंटर की स्थापना की गई है जिसे मदर मिल्क बैंक का नाम दिया गया है। इसमें जो दूध होगा उसको -20 सेंटीग्रेड पे रखा जाएगा ताकि वो ख़राब ना हो। और इसी स्थिति में
यानी जब उसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाएगा तो ये दूध 6 महीने तक खराब नहीं होगा, ठीक है ना। तो इससे छोटे बच्चों की केयर है वो आसानी से हॉस्पिटल के अंदर हो सकेगी। अगला पॉइंट है अंत्योदय सरल परियोजना को ई गवर्नेंस के लिए 23वें राष्ट्रीय पुरस्कारों के अंतर्गत गोल्ड अवार्ड है वो दिया गया है। अब सबसे पहली बात तो ये कि अंत्योदय क्या होता है, जो समाज का या देश का जो निचला वर्ग होता है, ठीक है ना, जो गरीब लोग होते हैं, गरीब से भी गरीब बिल्कुल जो निचला वर्ग होता है उसको बोलते हैं अंत्योदय। कि उसके उदय के लिए कैसे वो निचला वर्ग है वो धीरे धीरे बढ़कर ऊपर आए और सबके साथ बराबरी में रह सके, उसके लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनको नाम दिया जाता है अंत्योदय। यानी अंत में जो व्यक्ति है उसका उदय करना है, उसको आगे पहुंचाना है, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया है, विभिन्न सरल केंद्र खोले हैं, जैसे अटल सेवा केंद्र है, सरल केंद्र है, जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम तबके के अंदर या आम जनता के अंदर आसानी से पहुंचाते हैं, ठीक है ना। आप बनाने गए होंगे अपने जाति प्रमाण पत्र, इनकम प्रमाण पत्र, सक्षम के फार्म भरने और कोई भी चीज़ों के लिए, तो पहले लंबा टाइम लगता था, तहसील में जाते थे, अब थोड़ा सा आसान हो गया। आप ऑनलाइन सेंटर के अंदर किसी में जाओ, अपना फार्म जमा कराओ, मैसेज आ जाता है और जब बन जाता है तो उसके बाद आप मैसेज से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है अंत्योदय सरल परियोजना। तो इससे क्या है, थोड़ा सिस्टम आसान हुआ है, इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार बांटे गए उनमें ई गवर्नेंस के अंतर्गत इस योजना को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। वैसे सरल केंद्रों को अटल केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इनका नामकरण है वो अटल सेवा केंद्र किया गया था। सुश्री सुषमा स्वराज के नाम पर अंबाला बस स्टैंड का नाम है वो रखा गया है। हरियाणा की प्रसिद्ध नेत्री थी बीजेपी की, भारत की पूर्व विदेश मंत्री भी रही थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही थी सुषमा स्वराज। आप सब अच्छी तरह से उनके बारे में जानता है, मैं विश्वास करता हूँ इस बात पे। तो अंबाला का जो बस स्टैंड है उसका नाम इनके नाम के ऊपर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभगढ़ फरीदाबाद के महिला कॉलेज का नाम सुषमा स्वराज महिला कॉलेज रखने की घोषणा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की थी। हरियाणा के जो परिवहन मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, विधायक हैं वल्लभगढ़ से, तो इन्होंने सुषमा स्वराज के नाम पर वल्लभगढ़ के गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज का नाम है वो रखने की सिफारिश है वो की थी, घोषणा है वो की थी, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर है। इसको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, नेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, ये कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर। इसका नाम अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान कर दिया गया है। इसकी स्थापना 1993 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग यानी जो खर्च विभाग है उसके अधीन की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। पहली बात, अरुण जेटली कौन थे, भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे। दूसरी बात, उनके नाम के ऊपर हरियाणा के अंदर पहले से एक संस्थान था राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, उसका नाम रखा गया है। अब इसका पूरा नाम हो गया है अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में, और इसका प्रमुख कौन होता है, भारत का वित्त मंत्री। अगला पॉइंट है, 18 फरवरी 2020 को विदेशी सहकारिता विभाग के नाम से एक नए विभाग की स्थापना है वो की गई है। यह मुख्यमंत्री के पास रहेगा और इसका उद्देश्य विदेशी निवेश को बढ़ाना तथा हरियाणा की संस्कृति का प्रसार करना होगा। एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम क्या है, विदेशी सहकारिता विभाग। कब बनाया गया, 18 फरवरी 2020 को। अब विदेशी जुड़ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो दूसरे देश हैं उनके साथ संबंध बढ़ाने के लिए। अब देखो, दूसरे देशों के साथ जो संबंध बढ़ाना है ना, ये आता है संघ सूची के अधीन। ये भारत सरकार का काम होता है। जो स्टेट होते हैं वो अपनी मर्जी से दूसरे देशों के साथ संबंध नहीं बना सकते। कूटनीतिक या जो डिप्लोमेटिक है या जो राजनीतिक संबंध है वो नहीं बना सकते। तो हरियाणा वाले क्या कर रहे हैं, इस तरह के संबंध नहीं बना रहे कि हरियाणा उनके साथ कोई समझौता करा कि हरियाणा और
हरियाणा ने अपना राजदूत वहाँ भेज दिया है। इस तरह के जो कार्य हैं वो नहीं होंगे। इसका सीधा सा उद्देश्य क्या है सरकार का कि बाहर से ज़्यादा कंपनियां हैं वो हरियाणा के अंदर आएँ, यहाँ पर अपने प्लांट लगाएं, ताकि यहाँ को लोगों को रोजगार मिले और हरियाणा सरकार को टैक्स का पैसा मिले। ठीक है ना। तो मेन जो मुद्दा होता है वो क्या होता है, विदेशी निवेश को बढ़ाना। ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियां हैं वो हरियाणा के अंदर आए, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पैसा है, विदेशी निवेश है वो हरियाणा में आए, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगें। ठीक है ना। तो याद अपने को रखना है, विदेशी सहकारिता विभाग मुख्यमंत्री के पास है और इसकी स्थापना 18 फरवरी 2020 को हुई थी। ठीक है ना। ये हरियाणा की संस्कृति को भी फैलाएगा, बाकी ये तो सब बहाने होते हैं ना। तो करते हैं आगे बात। 40 करोड़ की लागत से आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र की स्थापना अंबाला में की जाएगी। भारत के प्राचीन समय के बहुत बड़े खगोलज्ञ रहे थे और गणितज्ञ रहे थे आर्यभट्ट। उनके नाम से एक विज्ञान केंद्र की स्थापना है वो कहाँ की जाएगी, अंबाला के अंदर। कितने रुपए लगेंगे, 40 करोड़। GEPIL नॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा पाली में किया गया है। ठीक है ना। ये एक इंस्टीट्यूशंस है, इसके अंडर में नॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना है वो की गई है मुख्यमंत्री द्वारा। कहाँ पर, पाली नामक स्थान पर, जो कि फरीदाबाद के अंतर्गत आता है। छठी सब्जी प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है, गरोंडा करनाल में, और मुख्य अतिथि थे JP दलाल। ठीक है ना। कौन सी छठी, क्या सब्जी प्रदर्शनी कहाँ किया गया है, गरोंडा करनाल में। यहाँ क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा का सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था और इस वीडियो में भी ये क्वेश्चन दोबारा आया है। मुख्य अतिथि JP दलाल थे। क्यों, क्योंकि ये हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री हैं कहाँ के, हरियाणा के, और विधायक कहाँ के हैं, लोहारों के। CID का विभाग मुख्यमंत्री ने अनिल विज से लेकर अपने पास रखा है। जो CID का विभाग होता है ये गृह मंत्री के पास होता है और ज़्यादातर गृह मंत्री का जो मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री के पास रहा है, परंतु इस बार ये अनिल विज को दिया गया है। इसलिए इस डिपार्टमेंट को अनिल विज से मुख्यमंत्री ने ले लिया है। क्यों ले लिया है, क्योंकि जो CID चीफ होता है वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है। अगर ये गृह मंत्री के पास रहता तो फिर CID की जो सारी सूचनाएं हैं वो अनिल विज को रिपोर्ट करनी होती। अगला पॉइंट है, राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड समारोह का आयोजन जींद में किया गया। इसमें 45 बेटियों को निर्भया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। राज्य स्तरीय निर्भया अवार्ड समारोह का आयोजन है वो जींद में किया गया और कितनी महिलाओं को, कितनी बेटियों को सम्मानित किया गया, 45 बेटियों को इस अवार्ड से सम्मानित है वो किया गया। ESI ने एक नया हॉस्पिटल है वो बनाया है, कहाँ, बहादुरगढ़ में, और दूसरा कहाँ बनाया है, बावल में। ESI ने 2 नए हॉस्पिटल बनाए हैं, प्रत्येक 100 बेड का होगा, एक बहादुरगढ़ में और दूसरा बावल में। बहादुरगढ़ कहाँ है, झज्जर के अंदर है, और बावल कहाँ है, रेवाड़ी के अंदर है। बटन मशरूम उत्पादित करने में प्रथम स्थान हरियाणा के किस जिले का है, सोनीपत में। ठीक है ना। मशरूम होती है खुम्बी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो भारत में भी सबसे ज़्यादा जो मशरूम का उत्पादन होता है वो हरियाणा में होता है, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा मशरूम का उत्पादन सोनीपत में होता है। कौन सी मशरूम का, बटन मशरूम का, जो सफ़ेद रंग की होती है। ठीक है ना। खुम्बी मशरूम अलग अलग टाइप की होती है, एक जैसे सुनहरी सी होती है जिसको डिबरी बोलते हैं, पर उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वो सुखा के उनको खाते हैं, सुखाने के बाद ज़्यादा यूज में होती है, क्योंकि ये जो बटन होती है सफ़ेद वाली होती है ये सर्दियों के 4 महीनों में होती है, और वो डिबरी जो होती है सुनहरे सुनहरे रंग वाली वो काफ़ी लंबे टाइम से होती है, लंबे टाइम तक होती है। उसका छत्ता भी काफ़ी बड़ा होता है, इसका जो छत्ता होता है ऊपर छतरी सी वो छोटी होती है। ठीक है ना। और जो राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है, तो वो है सोलन, हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अगली बुक है द एयर एक्ट। ये एक पुस्तक है जो लिखी है के खंडेलवाल ने, और इसका विमोचन किया है, लोकार्पण किया है CM मनोहर लाल खट्टर ने। ये जो के खंडेलवाल हैं ये हरियाणा के प्रमुख IAS अधिकारी रहे हैं। ठीक है ना। टॉप की जो पोस्ट हैं उनके ऊपर ये रहे हैं, तो इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है, द एयर एक्ट। इतने बड़े आदमी हैं इसीलिए उनकी बुक को किसने लोकार्पित किया गया है, CM मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा में न्यू फिल्म पॉलिसी भी बनाई गई, कब, 2018 में। हरियाणा में
नई फिल्म पॉलिसी कब बनी थी? 2018 में। और इसके तहत बनने वाली प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी है? जख्मी, जिसके निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं बिन्नू डिल्लो। 2018 की नई फिल्म पॉलिसी के तहत पहली फिल्म बनी है जख्मी, डायरेक्टर है बिन्नू डिल्लो। अगला पॉइंट है, रेलवे ने विश्व धरोहर में शामिल कालका शिमला मार्ग पर शीशे की छत वाली 7 बोगियों की विस्टाडोम ट्रेन शुरू की है। ठीक है ना। विस्टाडोम जो ट्रेन होती है वो ज़्यादातर उसमें शीशे का काम होता है, उसकी छत भी शीशे की, बराबर गेट, खिड़कियाँ वो भी शीशे की। रीज़न क्या होता है? इसका जो उद्देश्य होता है ना, वो सवारियाँ ढोना नहीं होता। इसका उद्देश्य होता है पर्यटकों को चीज़ें दिखाना। ठीक है ना। जो आसपास ट्रैक के जो पहाड़ हैं, नदियां हैं, झरने हैं, उनको दिखाना। पर्यटन के उद्देश्य से ये ट्रेनें हैं वो चलाई जाती है, तो आराम से एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, बाहर से पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो इसके लिए रेलवे ने कालका शिमला मार्ग पर शीशे की छत वाली एक 7 बोगी यानी 7 उसके अंदर डब्बे होंगे, ऐसी विस्टाडोम ट्रेन की स्थापना है वो की है। अगला पॉइंट है, रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट दीपा मलिक को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुना गया है। दीपा मलिक जो कि हरियाणा की दिव्यांग खिलाड़ी थी, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भाग लिया था और सिल्वर मेडल जीता था रियो ओलंपिक में, उनको भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष वो बनाया गया है, चुना गया है। अगला पॉइंट है, 38वीं अखिल भारतीय पुलिस अश्वारोही चैंपियनशिप में रितु दहिया ने बेस्ट वुमेन राइडर का पुरस्कार है वो जीता है। 38वीं अखिल भारतीय यानी पूरे भारत की 38वीं अखिल भारतीय पुलिस अश्वारोही चैंपियनशिप है वो कहाँ हुई? तो वो भोडसी जेल परिसर के अंदर हुई, और उसमें हरियाणा की सिपाही रितु दहिया ने बेस्ट वुमन राइडर, ठीक है ना, यानी सर्वश्रेष्ठ महिला अश्वारोही का पुरस्कार है वो जीता है। अगला पॉइंट है, हरियाणा में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा है वो हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी। कहाँ कहाँ बनेंगे? पहला बनेगा सिरसा के अंदर, दूसरा यमुनानगर में और तीसरा कैथल में। कब बनेंगे? 2023 तक बनेंगे। 2023 तक क्यों बनेंगे? क्योंकि 2023 में फिर चुनाव होने की संभावना है। 2019 में हुए थे, 5 साल बाद 2023, ठीक है ना। तो हरियाणा में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, सिरसा, यमुनानगर, कैथल में 2023 तक। अगला पॉइंट है, तिगड़ाना गांव भिवानी में हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं। तो ये थोड़ा सा अपने को पॉइंट याद रखना है कि भिवानी का एक गांव है तिगड़ाना, जिसमें हड़प्पा के टाइम के अवशेष हैं वो मिले हैं। वैसे अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा का सबसे पुराना गाँव कौन सा है, तो कुणाल। कुणाल जो फतेहाबाद के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, वो हरियाणा का सबसे पुराना गांव है। हड़प्पा से भी पहले जो टाइम था, ताम्र पाषाण युग, जो शीशवाल सभ्यता से पहले का जो पाषाणिक युग था, उस समय के अंदर भी इस गांव के अंदर लोग हैं वो रहते थे। अगला पॉइंट है, पानीपत के एसडी कॉलेज में 2 दिवसीय 7वां राज्य स्तरीय वसंतोत्सव मनाया गया। इसमें पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन है वो किया गया, ठीक है ना। छोटा सा प्रश्न है, राज्य स्तरीय वसंतोत्सव हरियाणा में कहाँ मनाया गया? एसडी कॉलेज पानीपत में। वसंत पंचमी को किनका जन्मदिवस मनाया जाता है? तो चौधरी छोटूराम का। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस ने नशा तस्करी की सूचना देने के लिए 1800 180 1314 ये टोल फ्री नंबर है वो जारी किया है। टोल फ्री नंबर वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अपने को याद रखना है। नशा तस्करी की सूचना देने के लिए 1800 180 1314 ये जो टोल फ्री मोबाइल नंबर है ये जारी किया गया है। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सा नंबर जारी किया गया है? 1064। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा का बजट। हरियाणा का बजट है वो 2020-21 में कुल कितने करोड़ रुपए का था? तो 1,42,343 करोड़ रुपए का था। 1,42,343 करोड़ रुपए का हरियाणा का टोटल बजट था। बजट के बारे में थोड़े से डिटेल से क्वेश्चन है, हम आगे अलग से पढ़ेंगे। हरियाणा के पहलवान सुलीन कुमार ने 27 साल बाद सीनियर एशियन चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन कुश्ती में
स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना। जो सीनियर खिलाड़ी होती हैं उनकी पूरे एशिया की चैंपियनशिप होती है कुश्ती की, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है सीनियर एशियन चैंपियनशिप। उसके अंदर एक खेल होता है ग्रीको रोमन कुश्ती, उसमें हरियाणा के खिलाड़ी सुनील कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है 27 साल बाद, यानी 27 साल पहले किसी ने जीता था, अब जीता है सुनील कुमार ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद अपने को रखना है। बट्टू बुआन, ये भी फतेहाबाद के अंदर है। बट्टू बुआन से 5000 वर्ष पुराना 2 किलो वजनी धातु का चिन्ह मोहर मिला है। बट्टू बुआन फतेहाबाद के अंदर एक गांव है, वहां पर एक मोहर मिली है जो पुराने समय में चिन्ह के रूप में उपयोग होती थी। ये 2 किलो वजनी है और ये किस टाइम की है? 5000 साल पहले की है। फतेहाबाद जिले में बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर इस टाइम हरियाणा पुरातत्व विभाग की ओर से खुदाई है वो चल रही है। अगला पॉइंट है सर्दी और गर्मी दोनों सीजन में माउंट एलब्रुस को फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही रोहतास खिलेरी हैं। हरियाणा के ये पर्वतारोही हैं जो पहाड़ों पर चढ़ने का कार्य करते हैं, जिसको बोला जाता है पर्वतारोहण। तो इन्होंने सर्दी और गर्मी दोनों सीजन के अंदर जो माउंट एलब्रुस चोटी है उसके ऊपर चढ़ाई है वो की है। अगला है हरियाणा के मनोज गेरा ने सुखोई उड़ाने वाले वायुसेना की स्क्वाड्रन कमांडर ऑफिसर बने हैं। हरियाणा के ऑफिसर हैं मनोज गेरा। तो वो जो भारत का एक प्रमुख विमान है जिसको बोला जाता है सुखोई, वो उड़ाने वाले वायुसेना की स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर बने हैं, यानी उस यूनिट के प्रमुख हैं वो बने हैं। ये थोड़ा लंबा है फरवरी, इसलिए गड़ाई सुखने को हो गया। रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी हैं, शाहबाद कुरुक्षेत्र से संबंध रखती है। इनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। किनको? रानी रामपाल को। अगला क्वेश्चन है बजरंग पूनिया को व्यक्तिगत वर्ग में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो चुना गया है। बजरंग पूनिया को व्यक्तिगत कैटेगरी के अंदर, पर्सनल कैटेगरी के अंदर इंडिविजुअल रूप से साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो चुना गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का स्थान कौन सा है? सेकंड, 2020 के अंदर हरियाणा किस स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है यमुनानगर जिले के छात्र ईशान को राष्ट्रपति ने बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ईशान को कहाँ का है? यमुनानगर का। कौन सा पुरस्कार मिला? बाल शक्ति पुरस्कार, जो राष्ट्रपति ने प्रदान किया है। अगला पॉइंट है यमुनानगर के आदि बद्री में 27 से 29 जनवरी 2020 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया। 27 से 29 जनवरी 2020 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन है वो किया गया यमुनानगर के आदि बद्री में। सामान्यतः ये जो समारोह होता है ना, इसका जो आरंभ होता है, इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है आदि बद्री यमुनानगर के अंदर, और इसका जो समापन होता है वो होता है पेहोवा कुरुक्षेत्र में। इसलिए आपको कोई किताब होगी उसमें ये दोनों स्थान भी मिलेंगे, किसी में लिखा होगा पेहोवा, किसी में आदि बद्री, ठीक है ना, परंतु दोनों ही हैं। आदि बद्री में इसकी शुरुआत होती है और समापन का कार्यक्रम होता है पेहोवा कुरुक्षेत्र में। और आदि बद्री वो स्थान है जहाँ से माना जाता है कि सरस्वती नदी है वो निकलती है। कहाँ से? यमुनानगर के आदि बद्री से। अगला पॉइंट है पद्म विभूषण पुरस्कार 2020। तो हरियाणा की महिला नेत्री सुषमा स्वराज को 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार है वो दिया गया है। किस क्षेत्र में? लोक सेवा, जनता की सेवा के क्षेत्र में, और ये इनको मरणोपरांत दिया गया है, यानी इनकी मृत्यु के बाद दिया गया है। पद्म विभूषण इस देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ठीक है ना। सबसे बड़ा भारत का नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्म श्री, ठीक है। तो इस बार हरियाणा की एक महिला को भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है जिनका नाम है रानी रामपाल, जो कि क्या है? हॉकी की खिलाड़ी हैं। शाहबाद कुरुक्षेत्र से संबंध रखती हैं और शाहबाद को क्या कहा जाता है? हॉकी का क्लब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हॉकी के बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हैं वो संबंध रखते हैं। अगला और आज का जो आखिरी पॉइंट है वो है 34वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला।
हर साल सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर मेले का आयोजन किया जाता है जिसको बोला जाता है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। और अब की बार ये कौन सा था, संख्या में 34वां था। आयोजन कब से कब तक किया गया, 1 फरवरी से 16 फरवरी तक। अब की बार सहयोगी राज्य था हिमाचल प्रदेश, सहयोगी राष्ट्र था उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। कंट्री पार्टनर कौन था, उज्बेकिस्तान, और स्टेट पार्टनर कौन था, हिमाचल प्रदेश। सूरजकुंड मेला है वो शुरू कब से हुआ, 1987 से। 1987 से ये हर साल होता आ रहा है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्च 2020 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और इसी के साथ कुछ अन्य छोटे छोटे वीडियो में हम करंट अफेयर के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो करते रहेंगे। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। अगर वीडियो में किसी प्रकार की फैक्ट में कोई गलती हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि आगे की वीडियो में उन गलतियों को सुधार लिया जाए। आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।